नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ और स्टूडियो में चारों मेहमान हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगामपुर जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी। राहुल गांधी जी के बारे में हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले। वो देहरादून में उनकी आज रैली है, गूंज छात्रों की, यही नाम से एक वो अलग अलग जगह उनके प्रोग्राम लगे थे। और तो 2-3 प्रोग्राम उनके वो नहीं हो पाए क्योंकि पीछे वो देश में नहीं थे। अब वो आते उनकी देहरादून में एक रैली लगाई गई है। पोस्टर वोस्टर आप देख ही रहे हैं। अभी अब से कुछ देर के बाद ये रैली शुरू होगी और इसमें वो एजुकेशन के मुद्दे जो हैं वो उससे धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा डिमांड करते हुए वो सारे इश्यूज राहुल गांधी उठाने जा रहे हैं। और यहाँ परमिशन मिलने को लेकर के, कौन से ग्राउंड में रैली होगी, इसको लेकर के भी काफ़ी कुछ हंगामा हुआ। और कल एक हादसा भी हो गया वहाँ पे, एक खंबा गिर गया तो वहाँ एक व्यक्ति की मौत भी हो गई उस ग्राउंड में जहाँ राहुल गांधी की आज सभा होनी है। एनीवे, अभी मैं आपको बता रहा था कि जो पार्लियामेंट सत्र होगा उसमें राहुल गांधी कौन कौन से मुद्दे उठाएंगे। अब भाषण तो उनका एक ही बार होगा। अब वो किस मुद्दे पर भाषण देते हैं, किस बिल पर भाषण देते हैं, ये तो तभी पता चलेगा। लेकिन उनके लिए उनके जो मुद्दे हैं मोटे मोटे, वो राम मंदिर का मुद्दा है जिस पर राहुल गांधी अभी तक कुछ नहीं बोले। खुद राहुल गांधी, उनकी पार्टी तो बहुत बोल रही है। दूसरा E20 का मुद्दा है। मेरी नजर में तो E20 में भी अभी तक उन्होंने कुछ बात नहीं की है। तीसरा ये एजुकेशन वाला मुद्दा ये है ही। फॉरेन पॉलिसी पर राहुल गांधी काफी बोल चुके हैं पहले, तो ये फॉरेन पॉलिसी की विफलता है मोदी सरकार की, ये भी एक बात कांग्रेस पार्टी जो है वो करना चाह रही है। जयराम रमेश जी का भी एक और बयान आया, मैं आपको वो पहले सुना देता हूं क्योंकि हम बात कर रहे थे कौन कौन से बिल आएंगे। सर, वो कह रहे हैं फॉरेन पॉलिसी की बात कर लेते हैं। वो जयराम रमेश कह रहे हैं कि को ट्रेस आउट नहीं कर पाया सरकार को जो बिल पास कराने होते हैं वो कभी पहले नहीं बताती है मामूली छोटी मोटी बातें हम हमारे साथ शेयर करती है, वो कोई इंपॉर्टेंट चीजें नहीं होती हैं। जो बड़े बिल लाने होते हैं वो कभी चर्चा करके नहीं लाए जाते। जो बुलेटिन में छपता है और जो विधेयक पेश किए जाते हैं वो बिल्कुल अलग है। जो करना चाहते हैं वो बुलेटिन में डालते नहीं है, वो बोलते नहीं है, बात नहीं करते हैं और अचानक मनमर्जी पिछले शाम को बिल पेश होता है और जानकारी हमें मिलती है कि संविधान संशोधन होने वाला है, विधेयक। तो ये बुलेटिन तो औपचारिकता है, ये तो औपचारिकता है, घोषणाएं होती हैं, जो बिल पेंडिंग है, पेंडिंग बिल है। पर असली बात जो इनके मन में है वो कभी नहीं बोलेंगे। उनके मन में है क्या? परिसीमन विधेयक संशोधन, जो संविधान संशोधन विधेयक 17 अप्रैल को उनको 2/3 बहुमत नहीं मिला, भारी बेइज्जती हुई गृह मंत्री की, वो बदला लेना चाहते हैं। पार्टी तोड़ रहे हैं, टीएमसी को तोड़ा, शिवसेना यूबीटी को तोड़ा। ये 2/3 बहुमत, इसको मैं कहूँगा कलंकित 2/3 बहुमत पाना चाहते हैं, पर वो मिलेगा नहीं। हम लोग बात कर चुके हैं इस पर कि भाई कोई चोरी छुपे तो काम हो नहीं सकता पार्लियामेंट के अंदर। ये बात ठीक है कि सरकार ने अभी तक ओपनली नहीं बताया अगर कि हम ये महिला बिल, डिलिमिटेशन बिल लाना चाहते हैं, तो शायद वो अपने नंबर्स को अभी सहेज के रखना चाहते हैं कि भाई पहले से मत आउट करो कौन कौन, कि हम ये तो क्लियर हो जाएगा ना कि 360 हो गए तभी बिल लाया जा रहा है, तो वो अभी वो नहीं बताना चाहते। देखिए, ये तो पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी हो गया, पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी जो विजय जी शुरू में कह रहे थे फॉरेन पॉलिसी फेल है सरकार की। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ, इन्होंने सौरभ जी ने कहा कि राहुल जी फॉरेन पॉलिसी पे बहुत बोल रहे हैं। बात तो सही कह रहे हैं। भारत की विदेश नीति तो बिल्कुल फेल है। विदेश मंत्रालय पता नहीं कहाँ सोया रहता है, उसके खुफिया विभाग कहाँ सोए हुए हैं। राहुल गांधी का विदेश यात्रा के बारे में कुछ डिटेल न मिले, उनको पता ही नहीं है कि देश का नागरिक कहाँ जाकर के सो रहा है, भाग रहा है, खेल रहा है, स्विमिंग कर रहा है, घूम रहा है, मार्केटिंग कर रहा है। इतनी जानकारी तो इस देश के लोगों को होनी चाहिए थी। खड़गे जी को नहीं जानकारी है, उनके लोगों को जानकारी नहीं है। मुद्दे पर आ जाते हैं। जो बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की जो मीटिंग होती है वो मूलतः पार्लियामेंट को चलाने के लिए होती है। सर्वदलीय बैठक जो बुलाई जाती है उसमें एक तो लोकसभा स्पीकर बुलाते हैं, उसमें तय होता है कि भाई ये एजेंडे पर होता है। लेकिन आपने देखा था कि जब 5 अगस्त 2019 को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाना था तो सारी तैयारी कर ली गई थी क्योंकि ये मामला बहुत सेंसिटिव था, तो किसी को जानकारी नहीं थी। 1 घंटा पहले जो है वो आकर के सदन में ही उसको कॉपी बंटवा दी गई थी। तो सरकार को ऐसा लगता है कि उसकी स्ट्रेटजी कैसे काम करती है नंबर को मैनेज करने के लिए, मैनिपुलेट नहीं, मैनेज करने के लिए। विपक्ष लोग कितना आए, अब जाकर के तब इसके लिए हो सकता है कि वो 1 घंटा पहले कॉपी जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जो कॉपी होती है
उसको चाहे तो ला करके रख सकती है। आपको जो बात छूट गई थी वो करना चाह रहे थे? ब्रेक से पहले आप लोग कुछ शायद उस पर बात कर रहे थे ना, डिलिमिटेशन पर बात कर रहे थे आप लोग। मैं तो नहीं वो पूरी ही हो गई लगभग। वो विजय जी का ये कहना है कि ये संख्या और बढ़ सकती थी, और मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी जब कोई निर्णय लिया जाता है तो पीछे और आगे दोनों का लेके लिया जाता है। भारत की जनसंख्या जो अभी TFR है ओवरऑल, वो जहां जाके रुक गई है वहां ये 850 का आंकड़ा है। विजय जी कह रहे हैं कि अगर 120 से 145 पे जाएंगे तो ये नंबर और बढ़ेंगे। ये डिबेट थी, लेकिन जनसंख्या पर तो हो ही नहीं रहा। ओवरऑल वो 50% बढ़ा दिया जा रहा है 543 में सीधे। नहीं, लेकिन डिलिमिटेशन करने के लिए जनसंख्या की तो जरूरत पड़ेगी ना, सेंसस की जरूरत तो पड़ेगी। नहीं, वो तो सीट के लिए कोई पड़ेगी। अलग विवाद है, उसको छोड़ दीजिए। की बात कर रहा हूँ, वो तो जनगणना तो इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप सीट करेंगे तो बिना जनगणना कैसे कर लेंगे? तो उसका आधार 2011 की। हाँ, वो तो ठीक है। आप कह रहे हैं कि पर वो सर बात ये कि सरकार इसको लागू कर देना चाहती है 2026 की ही जनगणना, इसलिए 2026 के सेंसस का इंतजार नहीं कर रही। ठीक है, मैं तो बात दूसरी कर रहा था कि भाई उसको फर्क समझने की जरूरत है कि जो सरकार का एक लॉजिक था डिलिमिटेशन को लेकर, वो ये था कि संसदीय क्षेत्र में या विधानसभा क्षेत्र में आबादी इतनी बढ़ गई है कि एक रिप्रेजेंटेटिव को उसको देखना मुश्किल काम है। तो जब 25 करोड़ आबादी उस दौरान बढ़ गई है तो वो नंबर तो अचानक बढ़ जाएगा ना। आप बढ़ा भी देंगे तब भी, मतलब आपने घर बनाया और 5 कमरों की जरूरत है और आपने कहा पहले हम एक ही कमरे में रहते थे। एक्सरसाइज जल्द से जल्द कर देना चाहती है। एक लाइन में उत्तर, बस एक लाइन में उत्तर। उसमें मैं कोई विजय जी, जनसंख्या का समानुपात अभी भी अक्रॉस द स्टेट अंतर है। उत्तर प्रदेश में 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख है, उसी को तो साउथ में आज के दिन में भी 12 लाख पर है कंस्टिट्यूएंसी। ठीक है सर, चलिए। तो ये चीजें 2026 में भी यदि होता है तो ऐसे ही अंतर आपको। अगली खबर मैं आपको बताता हूं, राहुल गांधी जी तो देहरादून जाके रैली कर रहे हैं। मैंने आपको बताता हूं, मांग चल रही है कि यहां जंतर मंतर चले जाएं, वहां पर सोनम वांगचुक जी अनशन पर बैठे हुए हैं। और अब अक्रॉस पार्टीज, बीजेपी को छोड़ करके सारे दलों के बड़े नेता जो हैं वो अपील कर रहे हैं, सोनम वांगचुक साहब अपना अनशन आप खोल दीजिए, इसमें जान को खतरे में मत डालिए। आज अरविंद केजरीवाल जी वहां पर पहुंचे हुए थे, वैसे डिंपल यादव जी भी पहुंची थी कल वहां पर। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव भी अपील कर चुके हैं उनसे। अरविंद केजरीवाल जी वहां मिलने के लिए गए तो जो अभिजीत दीपके हैं जिन्होंने ये कॉकरोच पार्टी बनाई थी, उसी के बैनर तले ही वहां सब कुछ हो रहा है। उनका तो पुराना एक साथ रहा है अरविंद केजरीवाल जी से, और अरविंद केजरीवाल जी के लिए पहले बहुत काम कर चुके हैं सोशल मीडिया का। तो फिर वो विदेश चले गए थे, वहां जाकर के तो अरविंद केजरीवाल जी को अपना पन महसूस हुआ होगा। लेकिन वहां जाके उन्होंने बात की कि सोनम वांगचुक इस देश के शिक्षा मंत्री होने चाहिए। भाई, धर्मेंद्र प्रधान जी की जगह इनको बनाओ शिक्षा मंत्री। धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ, नीचे कर लो। इस पर हमको बात ही करनी चाहिए। वांगचुक जी की तबीयत खराब ना हो, ये तो सरकार को भी ध्यान रखना पड़ेगा, और ऐसी भगवान ने करे परिस्थिति बनती है तो सरकार फिर एक्ट करेगी। लेकिन इस प्रदर्शन का, इस सो कॉल्ड मूवमेंट का प्रभाव क्या है? नेता चले जाएंगे तो मूवमेंट बन जाएगा क्या? मूवमेंट तो जनता से बनता है, लोगों से बनता है। वो वहां जा नहीं रही है। अब केजरीवाल जी वहां जाके क्या अपील करते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? गलत तो नहीं सर सुनील जी? नहीं, बिल्कुल बराबर है। और अरविंद केजरीवाल जब सामाजिक कार्यकर्ता थे तो सामाजिक कार्यकर्ता बनकर उन्होंने एक आंदोलन किया, अन्ना हजारे को चेहरे को आगे किया और पूरी उसकी जो राजनीतिक लाभ था उसका लाभ ले लिया। अब वो जंतर मंतर गए तो एक नेता के रूप में गए, तो उनको पता है कि भाई इस मंच का राजनीतिक इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस मामले के बहुत माहिर आदमी है कि कैसे मामले को हाईजेक किया जाता है, कैसे एक मंच का इस्तेमाल किया जाता है। पहले अन्ना हजारे को इस्तेमाल किया, अब उनको लगा कि सोनम वांगचुक को किसी तरीके से मैं इस्तेमाल कर लूँ, क्योंकि जिस तरीके से उनकी राजनीति चल रही है उन्होंने सोनम वांगचुक को किया। अब वहाँ जाकर आपको सोनम वांगचुक की आपको तबीयत का हालचाल पूछना था, सोनम वांगचुक से आपको कहना चाहिए था कि आप अपना आमरण अनशन खत्म करें। अब वहाँ जाकर अपनी राजनीति कर रहे हो, कह रहे कि सोनम वांगचुक को देश का और शिक्षा मंत्री बना दीजिए। ये हास्यास्पद और इतनी वाहियात बात अरविंद केजरीवाल के दिमाग में आ सकती है। वह व्यक्ति वहाँ पर जिस संदर्भ में आमरण अनशन कर रहा है, आप संदर्भ में बात कीजिए
क्या सोनम वांगचुक देश के शिक्षा मंत्री बनने की स्थिति में? क्या वो क्या सांसद है? क्या उनकी राजनीतिक इच्छा मंत्री बनने की? क्या उन्होंने कहा कि मैं मंत्री बनना चाहता हूं, या उन्होंने अपनी कोई राजनीतिक इच्छा बताई? आप अनावश्यक रूप से वहां पर जाकर जिस तरीके से आपने इनका पोस्ट नहीं पढ़ा, आपने पूरे साची जिस साहब। तरीके से लोग हैं, इन्होंने जो लिखा, मतलब इंटरेस्टिंग बात आपने लिखी है कि भाई इससे साबित हो गया कि अब अरविंद केजरीवाल जी गंभीर नहीं है इस मुद्दे को लेकर के। ये देखिए सच यही है, केजरीवाल अब पूरी तरह से मौज में है। उनको लग रहा है कि अगर मान लो कुछ बन गई, कुछ एनार्किस्ट वैल्यू बन गई तो बड़ा अच्छा, और ना बनी तो कोई बात नहीं। ये सारे लड़के उन्हीं के तो हैं, मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जितना ये सौरभ दास, वो अभिजीत दीप के, वो क्या नाम है जो दहिया जो अच्छा नृत्य करता है, वो सब वही सब हैं। ये पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर थे। कोई किसी विंग में काम करता था, कोई किसी विंग में काम करता था। लेकिन अब तो सारी पार्टियों के नेता समर्थन दे रहे हैं इनको। कोई समर्थन नहीं दे रहा है। आपको गुरदीप सप्पल जी का लंबा सा पत्र पढ़ना चाहिए। वो करें कि गांधीवादी अनशन ही नहीं है, ये तरीका ही नहीं। और उससे आगे अगर मैं कहूं, हम लोग भी कई बार, चूंकि वो आंदोलन तो हमने रिपोर्टर के तौर पे बड़ा जम के कवर किया था, अन्ना वाला। अन्ना हजारे को लाख लोग गालियां दे, अब ये तो अरविंद जी की वजह से उनको गालियां पड़ रही। वो आदमी कहां, उसको तो कोई न इच्छा थी न कोई आकांक्षा थी, वो तो फिर अपने रारे गण सिद्धि चला गया। वो तो सही में अनशन कर रहा था ना भाई, वो कोई ये थोड़ी इनकी तरह थोड़ी नहीं कर रहा था। अच्छा ऐसा मत कहे, सोनम वांगचुक 17-18 दिन से जो है वो अनशन कर रहे हैं। 20 दिन हो गए सर। आप दोनों को फिर जोड़ दे रहे हैं सर। सोनम वांगचुक अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक अच्छे खासे व्यक्ति हैं, उनके उस पर कोई संदेह नहीं कर रहा हूं। वो जो ये अनशन करने आए हैं, उनकी क्या इच्छा आकांक्षा है कि अरविंद केजरीवाल आके शिक्षा मंत्री बना रहे हैं? उनकी क्या इच्छा आकांक्षा? मैं फिर कह रहा हूं, धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र होना चाहिए। उस वक्त ये हम लोगों ने भी मांग की थी, मैंने खुद मांग की थी, यहां से भी मांग की थी। लेकिन सवाल ये, क्या उसको इस तरह से चलाया जा सकता है जैसे ये आंदोलन चल रहा है? और जो ये लड़के जो ये आंदोलन कर रहे हैं, एक दिन में गलती से गया था उधर से, अंदर नहीं गया क्योंकि क्या फायदा जाने का। वहां बड़े विचित्र विचित्र, ऐसा तो हमने इस तरह का आंदोलन देखा ही नहीं। वहां सिर्फ और सिर्फ जो जंतर मंतर पर देश भर से कुछ कोई विचित्र विचित्र किस्म के प्राणी टहलते रहते हैं ना, कोई कुछ कुछ लिए हुए, अब उनका नाम क्या लेना, अजब गजब के, वही बस से इकट्ठा। एक्चुअली इस इशू में क्या, इसमें एक बेसिक जो इशू मुझे लगता है वो ये कि ये गाड़ी छूट चुकी है। भाई आप नीट का पेपर लीक हुआ, वो बहुत आपने ठीक कहा, इस मंच से हम लोगों ने बहुत बड़ी बातें कही हैं। उसके बाद पेपर हो गया, अब तो दाखिले हो रहे हैं कॉलेजों के अंदर, बात वहां पहुंच गई, कल रिजल्ट कोई सड़क पे नहीं है। तो अब राहुल जी भी आज उसी मुद्दे को लेकर के रैली करने जा रहे हैं। ये 20 दिन से वो खामखा अपने शरीर पर लिए हुए हैं त्रास इस बात का, तो वो तो बात खत्म हो गई कब की। क्या उस वो मुद्दा बचा है क्या? सवाल तो अब इस बात का है। अब मतलब आप कहीं अचानक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें तो ऐसा लगता है यार कब की बात कर रहे हो ये? नहीं तो जिस इशू पर इस्तीफा देना चाहिए था वो नहीं देंगे तो इस्तीफा का मांग खत्म हो गई क्या? इशू थोड़ी खत्म हो गया। और केवल इशू पेपर हो जाने से थोड़ी हुआ है। मसला था कि पूरे जो सिस्टम में गड़बड़ी है उसकी बात है कि भाई नीट के पेपर को और तरीके के पेपर के, वो अलग मसला है। ये ठीक है कि भाई आज उसकी उतनी वो नहीं बची, मैं इतना नहीं कह रहा, उसकी चर्चा नहीं होती, उसकी चर्चा नहीं हो रही और लोग उस तरह से वहां पर नहीं आ रहे। पॉलिटिकल पार्टी जब अरविंद जी आज इसलिए आए हैं क्योंकि अब उनको लगा कि ये इतनी सी बात हो गई कि भाई 1500 लोग उनके साथ खड़े हैं तो वो आ जाए। लेकिन सोनम वांगचुक के अनशन को हम डिमोनाइज करें, मुझे ठीक नहीं लगता। तो वो ईमानदारी से वो जो ईमानदारी से अपना काम कर रहा है उसको कैसे हम गलत कह देंगे? हाँ, 20 दिन से वो अनशन कर रहे हैं और उन्होंने तो कहा नहीं अरविंद जी को कि भाई मुझे मुख्यमंत्री वो बनाइए, शिक्षा मंत्री बनाइए। वो इशू, और कोई नहीं आया था तब भी वो 20 दिन से वहां पर हैं। ये इनके साथ जो और लोग हैं, इन्होंने ये अब शुरू किया काम कि और नेताओं को बुलाओ। वो बुलाने का काम वो लोग कर रहे होंगे और उसका भी एक फायदा होता है ना। अभी पार्लियामेंट हो रही है तो सब लोग आते हैं तो एक प्रेशर बनता है सरकार पर कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज कैसे आ रही है, क्या नहीं आ रही है। और मुझे तो लगता है कि मैं अपील के तौर पर भी कर सकता हूँ कि बीजेपी को, सरकार को आना चाहिए और अनशन खत्म करवाना चाहिए। और ये तो सरकार का मुझे समझ में नहीं आ रहा, पहले आप उनको एनएसए में बंद करवा देते हो अकारण, फिर 4 महीने बंद रखते हैं, फिर उनको छोड़ देते हैं, फिर वहां जाते हो आप सेवा में उनकी, और फिर जब वो आ गए, बीजेपी खुद कंफ्यूज है सोनम वांगचुक को लेकर। ठीक है, समझे? असली बात कुछ बोल रहे थे सोनम वांगचुक नाराज हो गए थे बीच में सर, एक लाइन पूरी नाराज हो गए थे, कहे कि ठीक है फिर चीन की सेनाएं आएंगी तो हम नहीं रोकेंगे उनको, हम नहीं बताएंगे कुछ। ये है सोनम वांगचुक, बाकी जिसको जो महिमा मंडन करना हो कर सकते हैं। नहीं, वो बात ये थी, सोनम वांगचुक ने नहीं कहा था ये। सोनम वांगचुक कह रहे थे कि ऐसा उन लोगों ने कहा जो वहां पर लोग हैं बॉर्डर पर। हाँ, मैं कह रहा हूं लगातार ये बात तो कहते रहे, वो भी ये कहते रहे कि यहाँ भी ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। जितने अफवाह फैलाने के तरीके थे सोनम वांगचुक खुद कर रहे थे। सोनम वांगचुक
अपना उनका अगर किसी की लाइफ में बहुत कुछ हुआ है तो ठीक है, जिस नाम पर उन्होंने जमीन सर ली थी, आप कह लें एक वहां बात वो फिर, क्यों नहीं क्योंकि और खुल पाया? बहुत सारी खबरें बस एक ही लाइन बोलूँगा। देखिए, सोनम वांगचुक एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट और एक एजुकेशनिस्ट के रूप में स्वीकार हैं बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन जो 6 शेड्यूल को लेकर के और वहाँ स्टेटहुड को लेकर के जो वो आंदोलन चला रहे थे, शुरुआत में तो उनको ट्रैक्शन मिला, लेकिन अभी उनको ट्रैक्शन नहीं मिला है। मुझे लगता है उसका वो सरकार का इतना अहंकार ठीक नहीं है सर, वांगचुक से बात करनी चाहिए। ठीक है सर, आगे सर, आगे अगली खबर एक आ रही है, उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है, वो आपको बता दूं मैं। यूपी के फिरोजाबाद में एक बड़ा एनकाउंटर हुआ है पुलिस और बदमाशों के बीच में, और इसमें 2 बदमाश मारे गए हैं। मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। ये लूट की वारदात में शामिल थे दोनों बदमाश। ये खेरिया गांव है, इसके पास ही मुठभेड़ हुई है, और जो एसएसपी हैं आदित्य लांघे, उनके समेत तमाम पुलिस के कर्मी अधिकारी जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं। 2 बदमाशों की मौत, लूट के जो आरोपी थे उनकी मौत हुई है इस एनकाउंटर में। वो 2 बदमाश मारे गए और पुलिसकर्मी भी 2 जो हैं वो घायल हुए। तो उत्तर प्रदेश में एक और बड़े एनकाउंटर की खबर है, 2 बदमाशों का एनकाउंटर फिरोजाबाद में। इन दोनों बदमाशों पर एक लूट का आरोप था, पुलिस इनके पीछे लगी हुई थी। विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ हैं इस खबर पर। जी विशाल, बताएं क्या मामला है? देखिए, फिरोजाबाद के शिकोहाबाद इलाके में सौरभ अब से कुछ देर पहले ये एनकाउंटर हुआ है। पुलिस को ये सूचना मिली थी कि एक डॉक्टर के घर में इटावा में लूटपाट की घटना हुई थी। उसको अंजाम देने वाले जो बदमाश हैं वो ट्रेन के सहारे कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने बाकायदा ट्रेन को रुकवा करके उसकी घेराबंदी की। बदमाशों को जैसे ही इस बात का एहसास हो गया कि जीआरपी ने पुलिस के साथ मिलकर के एसओजी के साथ उन सभी को घेर लिया है, उसके बाद बदमाश वहां से भाग निकलते हैं। जीआरपी के साथ साथ जो एसओजी की टीम होती है पुलिस की, वो उनको दौड़ाना शुरू करती है, उनको पकड़ने की कोशिश शुरू करती है, लेकिन बदमाश मौके का फायदा उठा करके वहां के एक नजदीक गांव में घुस जाते हैं, जिसके पास बताया जाता है कि एक स्कूल भी होता है, और स्कूल के बगल से जो खेत का रास्ता होता है उस खेत के रास्ते से वो लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और इस दौरान वो पुलिस पार्टी पर फायरिंग भी कर देते हैं। एसओजी के 2 जवानों को गोली लगी है इस पूरे मामले में, और उसके बाद उन दोनों ही जवानों को आगरा जो अस्पताल है उसमें शिफ्ट किया गया है। एक जवान की जो कंडीशन है वो काफी ज्यादा क्रिटिकल भी बताई जा रही है, और जवाब में जो पुलिस ने फायरिंग की है सौरभ, इस पूरे मामले में दोनों ही बदमाश एनकाउंटर में ढेर हो गए हैं, दोनों की मौत हो गई है, और सर्च ऑपरेशन इस समय उस पूरे इलाके में चलाया जा रहा है ताकि यह स्टैब्लिश किया जा सके कि जो 2 बदमाश इस पूरे एनकाउंटर में ढेर हुए हैं, कहीं इनका कोई और साथी वहां मौके पर मौजूद तो नहीं था जिसको पुलिस ना देख पाई हो। इसीलिए इस पूरे इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, घेराबंदी की जा रही है, और यह कोशिश की जा रही है कि स्टैब्लिश कर लिया जाए कि दोनों बदमाशों के साथ कोई तीसरा या चौथा व्यक्ति तो नहीं था। लेकिन फिलहाल जो कंफर्म जानकारी है वो यही है कि इस एनकाउंटर में 2 बदमाश ढेर हो गए हैं जिन्होंने इटावा में एक डॉक्टर के घर लूटपाट करने की कोशिश की थी। सौरभ। विशाल, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा एनकाउंटर है लूट की वारदात के बाद। क्या है, अच्छा, योगी आदित्यनाथ ने आज एनकाउंटर पर एक स्टेटमेंट दिया भी था एक जगह जब वो बात कर रहे थे, सुनते हैं वो भी। मैंने यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट भी देखे, उसकी मेरिट सूची में जब शामली का नाम मैंने देखा, मैंने उन बच्चों को लखनऊ में बुलाया और मैंने कहा कहां परिवार के लोग कहां रहते हैं? कहा अपने घर से स्कूल जाते हैं। मैंने कहा डर नहीं लगती? कहा नहीं, अब तो डबल इंजन की सरकार है, अपराधी जानता है अगर उसने कुछ भी हिमाकत की तो जेल या जहन्नुम में से दूसरी जगह तीसरी मिलने वाली नहीं है। देखिए, एनकाउंटर फिरोजाबाद में हुआ है, वो शामली की बात कर रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, बहुत दूर नहीं है दोनों जगह। मुजफ्फरनगर दंगे को संदर्भ में उन्होंने कहा ये बातें। मैं कह रहा हूँ, कह रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब डर नहीं लगता, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो खैर अपराधियों से और ये जो गैंग्स थे इनसे काफी आतंकित रहा, बड़े लंबे अरसे तक आतंकित। नहीं, सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, ये तो कोई इसमें किंतु परंतु है ही नहीं कि योगी आदित्यनाथ के आने के पहले ये मुश्किल थी। और मैं थोड़ा संदर्भ के साथ कहूं, कल्याण सिंह और मायावती, उनके भी शासन काल में अपराधियों पर बहुत अंकुश लगता था। इसके अलावा के समय में मुश्किल होती थी। बीच के समय में ये जो हर जिले में अपराधी आ गए तो उत्तर प्रदेश की छवि ऐसे बन गई जैसे ऐसा ही हो गया है। वो योगी आदित्यनाथ ने आकर दुरुस्त किया। गोरखपुर से लेकर गाजियाबाद तक ये स्थितियां थी। हर जिले में बड़ा माफिया, बड़ा अपराधी, वही मतलब एक डीएम का बंगला होता था, एक दूसरा ऐसे अपराधी का बंगला होता था।
तो वो काम तो योगी आदित्यनाथ से बहुत बहुत अच्छे से ठीक किया। और हर शहर में ऐसे जो इलाके थे वहां का भी जो जिसको बार बार कहा जाता है ना कि डर का माहौल है, जो पहले विज्ञापनों में भी खूब चलता था, वो मुझे लगता है वो काम तो हर कोई स्वीकार भी करेगा। देखिए, इनकाउंटर पर हमेशा सवाल उठ जाते हैं कि क्यों ये इनकाउंटर वाली पुलिसिंग होनी चाहिए। अभी जो हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह बात कर रहे थे उसमें आपने अगर गौर किया, उन्होंने कहा एक पुलिस वाले की हालत गंभीर भी है, वो क्रिटिकल है अस्पताल में। तो इसका मतलब ये है कि भाई गोली दोनों तरफ से चली है। कभी वो फिल्मों में दिखाते हैं कि वो पुलिस वाले ने गोली मार दी बदमाश को और फिर उसके साथी ने यहाँ बाह में थोड़ी सी बस खरोच लगाने के लिए गोली चला दी। ऐसा भी नहीं होता सर। असल ठीक है, मैं अब भी अपनी राय पर हूँ कि एनकाउंटर नहीं होने चाहिए। और क्या पुलिस ऐसी नहीं है कि कामयाब क्यों, मतलब वो तो लुटेरे हैं ना। लुटेरे क्या होते, कोई क्रिमिनल उस तरह के तो नहीं हार्डकोर। लुटेरों को पुलिस नहीं पकड़ सकती। और ये 9 साल खत्म हो गए, 10 साल होने वाले हैं, अभी तक कब तक चलाओगे आपकी वो है ना इतना गुंडा राज था। गुंडा नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, 10 साल के बाद भी अभी तक गुंडा राज को आप याद कर रहे हो, फिर क्या खत्म किया आपने? जो खत्म किया सर वही याद कर रहे हैं। तो दुनिया के कौन से हिस्से में अपराध हमेशा के लिए खत्म नहीं, हमेशा के लिए नहीं, लेकिन उसको ये मत करिए ना। और एनकाउंटर, चाकू लेके एक वीडियो दिखा दो, अमेरिका की बात बताता हूं आपको, सर ने पूरी दुनिया देखी है। चाकू लेके महिला खड़ी बस और गोली मार दी पुलिस वाले ने। सर लंदन के स्ट्रीट पे हो जाती है गुंडागर्दी। एनकाउंटर की बात कर रहा हूं, एनकाउंटर बता रहा हूं मैं। एक महिला चाकू लेके खड़ी थी, अमेरिका के पुलिस वाले ने गोली मार दी। एक जरूरी बात, अमेरिका दूसरे तरीके से वहां पे पुलिस, वो तो देखा ही आपने उसको कैसे गला दबा के मारा था अमेरिका में। लेकिन एनकाउंटर को लेकर मैं तो किसी तरह भी कभी भी सपोर्ट नहीं करता। सर कोई अपराध विहीन समाज हो, अपराध विहीन समाज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एनकाउंटर की बात कर रहा हूं। एक लाइन बोल दूं। ये जो विजय जी ने प्रश्न खड़ा किया ना कि 10 साल हो गए अब भी वही बात करेंगे पुरानी वाली, करना पड़ेगा सर। अभी 4 दिन पहले एक परिवार आया, उसने कहा कि बच्चे समझ ही नहीं रहे हैं, बच्चों के समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बदल गया है, किस तरह की चीजें थी, कैसे पहले रहते थे, कैसे पहले लॉ एंड ऑर्डर था, कैसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर था। आपको बताना तो पड़ेगा ही ना। चलें। और अगर वो जनरेशन जो नहीं समझ पा रही तो उसको समझाना पड़ेगा क्या था और क्या हो रहा है। यही तो राजनीति तो यही होती है।